लेट्स डिस्कस व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अभी देखिए, अच्छा एक बात और है, अभी तक आपकी और मेरी क्लास मुलाकात हफ्ते में सिर्फ एक बार हो रही थी बिकॉज ऑफ द रमजान और टाइमिंग की वजह से। एंड नाउ ऑनवर्ड वी विल मीटिंग एज यूजुअल। जैसे हम दो क्लास मिलते हैं ना, ट्वाइस इन अ वीक, तो हम दो बार मिला करेंगे, तो सिलेबस थोड़ा अच्छे से कवर होगा और थोड़ा ज्यादा कवर होगा। तो फ्रॉम दिस वीक वी विल बी मीटिंग ट्वाइस अ वीक। अच्छा ठीक है, चलिए तो जस्ट जल्दी से मुझे रिकॉल करा दे कि आपके बैच में हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक और क्या पढ़ा दिया। यस, एनीवन ऑफ यू? कूलम्स लॉ मैंने हेडिंग दिया हुआ है, व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, जल्दी बताएं। यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए अभी तक आप लोग बहुत बोल रहे थे, जब काम की बात आ रही है तो आप खामोश हो जाते हैं। प्लीज, मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए सो दैट यू एंड आई बोथ कैन एंजॉय एंड बोथ कैन हैव अ वेरी फ्रूटफुल थिंग। पता है, जिस चीज में आप इंटरेक्ट नहीं करते ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप 5 लोगों के बीच में बैठ गए और आपको वहां का डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? बोलना बंद करते हो। और फिर उसके बाद आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो यू स्टार्ट टेकिंग आउट द मोबाइल एंड यू स्टार्ट यूजिंग दैट। तो जब आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, पूछते नहीं है, बताते नहीं, तो मुझे यही लगता है कि शायद आप बोर हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका मन नहीं है। और मुझे ये भी डाउट होता रहता है, पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंच रही है नहीं। ठीक है, तो प्लीज व्हेन समथिंग इज आस्क्ड, तो बी रिस्पॉन्सिव एज मच एज यू कैन। गलत सही होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप हमें बताएं। तो हमने लास्ट क्लास में आई होप कूलम्स लॉ के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। यस सर। पक्का? कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन हो गया था? यस सर। क्या अच्छा है, कोई टाइम हमने क्या क्या हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था? यस सर। ओके ठीक है, जल्दी से मुझे कोई स्टूडेंट बता दे व्हाट डू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और परमिटिविटी क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी। वो तो आप एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, एप्सिलॉन तो सिंबल है उसका ना। मैं आपसे पूछूं फोर्स क्या होता है, आप बोल दो फोर्स एफ होता है, एफ इज अ सिंबल्स फॉर दैट। परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उससे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फोर्स, कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है परमिटिविटी पे, जल्दी से बताएं, बाकी मैं तो आपको रिकॉल कराऊंगा। आप चाहें तो नोट्स को जल्दी से पलट लें 1 मिनट के अंदर। कम ऑन प्लीज, जल्दी जल्दी भाई, देखिए मौका है सभी का। ये तो ऐसा है कि बारिश हो रही, जो इस बारिश में भीग जाए, ये नॉलेज का बारिश हो रहा है। ओके प्लीज जल्दी कम्युनिकेट। सर, पर property of medium which opposes the establishment of the electric field or ओके वेरी electric गुड बेटा, force of any charge ओके system. वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है, और मीडियम की उस प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही। और आपने ये भी देखा था, हमने कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला देखा था 1/4 और अगर वैक्यूम होता है तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमने बोला था अगर ये तो जनरल फॉर्मूला है और एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या हो गया? वैक्यूम, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 8.85 × 10⁻12। यूनिट क्या थी? हाँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया था। यूनिट आया था कूलम्ब स्क्वायर। हाँ कूलम्ब, वेरी गुड, न्यूटन इनवर्स या न्यूटन पर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, इसका जिसको आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर मीटर -2। सॉरी, यहाँ पे एक नीचे माइनस है, ये माइनस नहीं जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला देखा था। और आपसे यहाँ पे एक चीज देखा था, फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जितनी ज्यादा परमिटिविटी थी उतने कम क्या था? फोर्स। सबसे कम परमिटिविटी कितनी थी? किसकी थी बेटा? वैक्यूम की। तो दो चार्जेस के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब बीच में मीडियम का था, वैक्यूम था। सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी होती है? कंडक्टर्स की। कितनी होती है बेटा? इन्फिनिटी। याद आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो और इसका मतलब जब इन्फिनिटी है तो आप देखेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये परमिटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ओके, अब आपसे हमने पूछा था कि बताओ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। वेरी गुड, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब किसी के रिलेशन में निकालना। किसके रिलेशन में निकालते हैं किसी मीडियम की परमिटिविटी? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ना, इसीलिए हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है बेटा, जल्दी बताना, कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? मोर देन 1, लेस देन 1, जल्दी बताइए। जिसको हम के से या फिर स्मॉल के या फिर एप्सिलॉन आर से लिखते हैं।
ओके, टेल मी फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, सारी बातें जल्दी जल्दी बताइए मुझे। पेजेस पलट सकते हैं और प्लीज बिफोर द लेक्चर कम रिवाइज विद द थिंग्स। सर ये यूनिटलेस है। यूनिटलेस है, वेरी गुड। क्या होता है बेटा? इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी। व्हाट इज इट? व्हाट इट इज? देखिए, आप लोग जितना रिस्पॉन्स करेंगे उसी फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस का लेवल उठाऊंगा। ओके, अभी स्टूडेंट सिमरन थी, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे, अभी खामोश हो गए। तो इट्स नॉट अ गुड सिंपल दैट आई लाइक यू व्हेन यू स्पीक, एक मजा आती है क्लास में। रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ वैक्यूम एंड मीडियम, वेरी गुड। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अंश चौहान बोले परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम के को डिफाइन करते हैं फोर्स के टर्म में, कैसे बेटा? कैसे डिफाइन करते हैं? एफ अपॉन एफ नॉट बाय एफ, यही डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन द मीडियम, फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते थे बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये था हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन। और यूनिट क्या आती है? इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब बेटा मैंने आपसे ये भी पूछा था कि परमिटिविटी की वैल्यू क्या कभी 1 से कम हो सकती है? कैन इट बी लेस देन 1? ये कुछ थ्योरेटिकल डेटा है, याद बताएं, क्या ये उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? नो सर। ओके, वह बिल्कुल से क्यों नहीं हो सकती? व्हाई इट इज नेवर लेस देन 1? क्यों डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी 1 से कम नहीं हो सकती? व्हाई? जल्दी बताइए क्यों। सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे लगता है? इन विच मीडियम द फोर्स इज मैक्सिमम? सर वैक्यूम। वैक्यूम में। अब आप देखो, ऊपर फोर्स है, मीडियम का फोर्स हमेशा वैक्यूम के फोर्स से कम होगा। मीडियम का फोर्स, इसको मैं एफएम भी लिख दूं, मीडियम का फोर्स हमेशा वैक्यूम के फोर्स से कम होगा। तो अगर मैं रेशियो ले लूं एफ नॉट बाई एफ, इसका मतलब न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा है, डिनोमिनेटर हमेशा कम है। तो क्या ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी? ये सर या ग्रेटर फिर देन अगर अच्छा, या फिर इक्वल टू 1 आएगा, अगर आपने वैक्यूम की बात कर ली। इसी वजह से डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। 1 कब होगा? जब आप वैक्यूम की बात करेंगे, ठीक है? तो वैक्यूम का वैक्यूम से रेशियो हो जाएगा 1। ये सब कुछ हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, एक आध क्वेश्चन भी किया था। चले आगे क्या? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? के की वैल्यू, जब हम वैक्यूम में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 अपॉन, हाँ वेरी गुड, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप के लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? जब आप सब कुछ रखने के बाद, व्हाट इज द वैल्यू? प्लीज एवरीवन टेल मी एट वंस, जल्दी बताएं सभी लोग, बिल्कुल पूरा के साथ। 10 raised to the power 9। ओके, 9 into 10 power 9, वेरी गुड। हम जब वैक्यूम की बात करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी 9 into 10 power 9 Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ये लेकिन ये सिर्फ वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर हम कोई और मीडियम की बात करेंगे बेटा, ये तो वैक्यूम की बात होगी। अगर हम किसी वैक्यूम के अलावा इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनी अदर मीडियम, तो क्या फोर्स इन मीडियम इसी 9 into 10 power 9 को मैं डिवाइड कर दूं उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से? यस सर। ओके, तो ये बिल्कुल ये सारी चीज याद रखिएगा जो कि हम यूज करने वाले हैं आगे। चले आगे। अच्छा, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी कराया था क्या कि अगर मैं 25% चार्ज उठा के इसका इस पे डाल दूं तो व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स, कूलम्बिक फोर्स? आर यू एबल टू रिकॉल दैट? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है बेटा? पॉइंट चार्ज के लिए या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए? सब पॉइंट चार्जेस के लिए। वेरी गुड। अगर हम मान लें, बिल्कुल से, वेरी गुड, अगर आपके सामने 2 बिल्डिंग्स खड़ी हैं और दोनों बिल्डिंग्स को चार्ज कर दिया और दोनों बिल्डिंग मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी पे, तो क्या मैं उन दोनों बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग्स को हमने चार्ज कर दिया, क्या उनके बीच का फोर्स के Q1 Q2 upon R स्क्वायर से निकाला जा सकता है? नो सर। नहीं, वेरी गुड। क्यों बेटा? वाह, वेरी गुड, वाह सर क्योंकि वो उनके बीच में डिस्टेंस उनके चार्जेस से बहुत कम है। साइज तो से, साइज। से। इसका मतलब आप एक लाइन में बोल सकते हैं शुभम कि सर वो पॉइंट चार्ज नहीं है। yes, सर वो पॉइंट चार्ज ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं कि 2 बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग यहाँ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में और एक बिल्डिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अब इन दोनों बिल्डिंग्स को बीच में के Q1 Q2 upon R स्क्वायर लगाया जा सकता है क्या? यस सर। बिल्कुल। सभी लोग बताएं, कितने लोग बोलने लगाया जा सकता है? बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, बिल्डिंग की बात। कैन आई अप्लाई दिस? नीरज, वेरी गुड, वेरी गुड। कैन आई अप्लाई दिस? 1 अपॉन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं अगर एक बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश में, किसी स्टेट, किसी जगह की बात कर लेते हैं, शिमला मुझे जहां, और एक जो है न्यूयॉर्क में। कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला टू द फोर्स ऑफ बिटवीन दीज 2 बिल्डिंग्स? जल्दी बताएं, मुझे टॉपिक पे आगे बढ़ाना है। यस और नो, कुछ जवाब दीजिए। नो है तो आप यस, ओके।
कितने लोग यस वाले हैं, जल्दी हाथ उठा दें, हैंड रेस कर दे, मैं समझ जाऊंगा। हैंड रेस कर दे कितने लोग यस वाले हैं, बस बाकी जो लोग नहीं होंगे वो तो नो ही हो जाएंगे। ओके वेरी गुड। अब मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ राधिका गुप्ता से, आपने बेटा क्यों यस कहा, क्यों यस कहा? मतलब आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट आई एम आस्किंग व्हाई यू आर सेइंग यस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? शर्माओ मत, शर्माना नहीं है, शर्माया तो गए काम से। मैं आप सर मौका तुक्का लगा दिया होगा। तुक्का लगा दिया होगा, अच्छा ठीक है, तो आप बताइए क्या लॉजिक है, जल्दी बताओ सिंपल। what logic is there, why you are saying that ये हम अप्लाई कर सकते हैं? कूलम्ब लॉ लगाने की बेसिक कंडीशन क्या है कि इट शुड बी, अच्छा माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, माइक नहीं ऑन है तो आप माइक सही करा लीजिए, क्योंकि हमें इंटरेक्टिव क्लास चाहिए, गुड्डा गुड़िया वाला खेल नहीं कि मैं बोलता हूँ आप सुनते रहे। सिमरन आप बताइए जल्दी, अभी आपने उस ये बात तो बोली और अब आप ये नहीं बोल रहे, कुछ तो बोलो यार। सर नहीं पता, भूल गए, एनीथिंग विच देयर। तुक्का लगा दिया मैंने भी। अच्छा आपने तुक्का लगा दिया, चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब अंश बोल रहा है कि सर बिकॉज दे एक्ट एज अ पॉइंट, वेरी गुड। जब आप दो बिल्डिंग्स को बहुत दूर से देखेंगे तो क्या वो आपको पॉइंट की तरह नहीं दिखेंगी? बताइए, वेरी गुड। आप स्टार्स को इतना दूर से देखते हैं, दे अपीयर लाइक ए पॉइंट चार्ज, आर दे रियली पॉइंट? यू नो स्टार्स आर वेरी बिग। तो इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया जाए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। Yes, मान sir. सकते हैं क्या? वेरी गुड। और फिर हम कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को पास ला दें उन्हीं को, तो फिर वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तो हम पॉइंट चार्ज कूलम्ब लॉ नहीं लगा सकते। तो मेरी एक बात आप सब लोग नोट करिए जो मैं बोल रहा हूं, जल्दी लिखिए, लिखिए, नोट डाउन प्लीज, नोट करके लिखिए कूलम्ब लॉ में कि इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। और दूसरा, देखिए मैं आपसे देख नहीं रहा हूं लेकिन मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप लिख रहे होंगे। और दूसरा पॉइंट बेटा ये लिखिएगा कि टू ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू देयर साइज, कंपेयर टू देयर साइज, it means I can say if 2 points are at very large distance compared to their adverse size, they can be taken as a point charge। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि डिस्टेंस r जो है बहुत बहुत बड़ा है उसके साइज से, तो हम क्या मान लेंगे, इन दोनों क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि हम सर पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, जैसे एक रॉड है, बहुत सारी चीजें, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक रॉड है और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, क्या इनके बीच में मैं कूलम्ब लॉ अप्लाई कर सकता हूँ 1/4πε0 वाला? सर रिपीट करने के बाद आवाज कट गई थी। मैं बोल रहा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू देयर साइज, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू देयर साइज, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, तब उनको हम पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। यस सर। देख ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक रॉड है, इस पे क्यू चार्ज है, मेरे इस पे क्यू चार्ज है, हम कह रहे हैं क्या इस पे मैं कूलम्ब लॉ लगा सकता हूँ वाला 1/4πε0 वाला, q1 q2/r² वाला? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। कितने लोग यस वाले हैं? नो सर, नो, बिल्कुल नो। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। वन इज बिहेविंग लाइक बिग ऑब्जेक्ट, दूसरा भले पॉइंट हो, समझिए बात को। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर जहां पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली f is equal to 1/4πε q1 q2/r², नॉट अप्लाइड, नहीं अप्लाई, लिखिए इसको प्लीज, इसको पर नॉट अप्लाइड। तो ये IIT JEE में प्रॉब्लम पूछा गया है बेटा, मैं आपको कराऊंगा, इसको अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, वी विल सॉल्व बाई, हम ऐसे प्रॉब्लम को जहां पे इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, इन स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व बाई, इस बात को अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक या रेड या जो भी, 3 बार पिछले 4 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है रॉड और पॉइंट वाला। हम करेंगे इसको, वी विल सॉल्व बाय इंटीग्रेशन यूजिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज। अब ये कैसे होगा हम बताएंगे, इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन से करेंगे, आपको हम बताएंगे आगे। स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब स्फीयर के बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो क्या उसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है? यस सर। जी बिल्कुल। तो अगर आपको कभी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दे, क्या शर्त है?
इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर रॉड है वेदांत बेटा तो लीनियर चार्ज होगा, स्फीयर है तो सरफेस चार्ज होगा। तो हम उसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है वेदांत? देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार मुझसे चैट्स में ऑडियो में कनेक्ट रहते हैं, एंड बिकॉज उन्हीं की वजह से, उन्हीं 5 6 7 लड़कों की वजह से जान में जान रहती है, वरना तो अंधेरा ही छा जाए। इस नंबर को बढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो हम उसको उसके सेंटर पे रख सकते हैं, लेकिन अगर ये नॉन तो यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे नहीं रख सकते, फिर उसको भी इंटीग्रेशन से किया जाएगा। ये सर, और सर ये ओनली स्फीयर के लिए अवेलेबल है ना? हाँ, इस ओनली ओनली स्फीयर प्लस स्फीयर में भी एक खास तरह के स्फीयर। कौन से स्फीयर? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। जी बिल्कुल। तो यूनिफॉर्मली ये रहा हमारा पिछला पूरा लेक्चर का रिवीजन, और हम अब आगे बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। चलिए तो सीधा हम, अच्छा ये इलेक्ट्रोस्कोप एक बाद में बताएंगे। देखिए ये एक प्रॉब्लम है जो कि नीट एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। देखते हैं 18 19 में पूछा गया है। अब आपको मैं देखता हूं कि ये प्रॉब्लम कितने लोग समझ पाते हैं, इसका अप्रोच करिए जरा। अप्रोच देखते हैं। जी हाँ बताइए। थोड़े से ना स्क्रीन को अच्छा जूम कर मिनिमाइज देते, कर ओके दो। ठीक है। मिनिमाइज मिनिमाइज कर दें कि मैक्सिमाइज कर दें? सर मिनिमाइज मैं मिनिमाइज कैसे कर देंगे यार, ये तो बड़ा सर हो मैं सकता। बोल रहा जी अब सही है। चलिए जल्दी ये से इसको आप सॉल्व करिए। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और आप इसको स्ट्रगल करिए। देखिए कहां तक आप इसको समझ पाते हैं, अप्रोच लगा पाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। इट वाज आज इन नीट एग्जाम, आई थिंक 2017 to 19 किसी ऐसे एग्जाम में पूछा गया। सिंपल कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को कर बेस्ड। और आपको होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ओके वैष्णवी, यू आर रेजिंग हैंड। यस प्लीज। सही सही क्वेश्चन नीट में आए हैं। जी हाँ, ओके सर। आप जेई की हैं, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होता है, वो भी एक बड़ा कंपटीशन है। क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से, नोट आप मत करिएगा, मैं जब पीडीएफ भेज दूंगा तब आप नोट कर लीजिएगा। अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ फिगर विगर बनाइए, एनालाइज करिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझ के बेटा उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना ही कला होती है। फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट बहुत है। अब देखिए कह रहा है मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो पॉइंट साइज की तरह माना जा सकता है, जो बात हमने डिस्कस की। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। टोटल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वैसे तो न्यूट्रल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल चार्ज होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है मान लो, अज्यूम कर लो, सपोज कर लो कि दोनों का चार्ज अलग है, तो एटम न्यूट्रल नहीं होगा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से नाम लेके पूछूंगा कि क्वेश्चन में क्या समझा आपने, बाकी सॉल्व तो नेट पे भी मिल जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वो रिप्लाई नहीं देंगे, तो मैं उस स्टूडेंट का नाम मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगा कि आप इनसे बात करें, इनके गार्जियन से बात करें कि रिप्लाई ना करने का लॉजिक रीजन क्या है। चलिए ठीक है।
ओके, किसी काफी 2 मिनट हो गए, किसी स्टूडेंट ने कुछ डायग्राम वगैरह बनाया, क्वेश्चन समझा, सॉल्व किया क्या? किसी ने कुछ समझा इससे क्वेश्चन से, या आपको और समय चाहिए? Sir, 2 minutes. 2 मिनट्स, ओके, 1 नहीं 2 मिनट्स, ओके ठीक है, चलिए आप ले लीजिए, देखते हैं कितना तक आप कर पाते हैं। नेट फोर्स कह रहा है बेटा 0 होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल कर रहे होंगे एक दूसरे को। अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है, और आप देखिएगा कि कितना आप कहां तक पहुंच। देखिए क्या कह रहा है, अगर आमतौर पे हम देखें तो एक हाइड्रोजन के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन, तो ये एटम न्यूट्रल होता है। Yes, sir. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन क्यों न्यूट्रल होने की वजह ये है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सपोज करो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है, और कह रहा है वन ऑफ देम इज माइनस ई और दूसरा है ई प्लस डेल्टा ई, मतलब ई से थोड़ा ज्यादा है। तो प्रोटॉन पे कह रहा है चार्ज मान लो ई प्लस डेल्टा ई हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, तो टोटल चार्ज अगर देखोगे तो डेल्टा ई बचेगा क्या? जैसे मैं बोल दूं एक पे 10 है और एक पे 10 है और एक पे 10 प्लस 5, सॉरी 10 प्लस 0.5, तो एक पे 10 है -10 और दूसरे पे 10 प्लस 0.5, तो टोटल चार्ज कितना बचेगा? 0.5 ओनली। इट मींस एक हाइड्रोजन एटम पे प्लस डेल्टा ई का चार्ज आ रहा है, प्लस डेल्टा ई का चार्ज आ रहा है। वेरी गुड, वन स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर आल्सो। अब इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम को अगर मैं पास पास रख दूं तो इसके ऊपर भी डेल्टा ई, इसके ऊपर भी डेल्टा ई, तो ये दोनों रिपेल करने लगेंगे क्या बेटा? जल्दी बताइए। Yes, sir. रिपेल करेंगे बिकॉज चार्ज की वजह से। वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड, वाओ, 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया एंड दे आर करेक्ट, वेरी गुड, वन मोर आंसर, वेरी हैप्पी, ओके, अरे अरे वाह वाह वाह, अरे कितने लोगों ने दे दिया, गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, 7-8 लड़कों ने। तो अब ये देखिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एटम जो है न्यूट्रल नहीं है, कुछ पॉजिटिव चार्ज लेके कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अब क्या मैं इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगा सकता हूं कि नहीं? उसकी कंडीशन क्या है कि उनके भी वो पॉइंट साइज होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन आपको बता रहा है, कह रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा इनमें अट्रैक्शन भी हो रहा होगा ग्रेविटेशन की वजह से, मेरी Yes, बात, sir. क्योंकि ग्रेविटेशन से अट्रैक्शन हो रहा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिपल्शन हो रहा है बिकॉज सेम चार्ज है, तो दोनों फोर्सेस अट्रैक्शन रिपल्शन कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स का आ जाएगा 0। कह रहा है इफ द नेट फोर्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड, नहीं आप तक राधिका, मेरा आपका राधिका गुप्ता ही हो रहा है, ऑप्शन इज चैट इज रीचिंग टू मी। तो कह रहा है डिस्टेंस डी जो है कह रहा है मच ग्रेटर। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एट अ डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज, कि साइज से बहुत ज्यादा है डिस्टेंस। ये बात कब होती है? जब पॉइंट साइज होता है। अभी इससे पहले लिखा था मैंने, देखिए इससे जस्ट पहले, अब देखिए नीट के क्वेश्चन में उसने बात बता दी आपसे कि ये तब हो रहा है जब साइज बहुत, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो हम आप कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। तो कह रहा है डेल्टा ई क्या होगा और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, दे दिया उसने। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, दो हाइड्रोजन एटम लिए, उनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया क्या कह रहा है, और आपसे पूछा गया कि डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, और टू हाइड्रोजन एटम डिस्टेंस दी। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया दी, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, क्या हो जाएगा 1/9 k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r का मतलब d स्क्वायर कर दूं क्या बेटा? जल्दी बोलो, सही है? Yes. k की जगह 900/9, Yes, sir. और q की जगह डेल्टा ई, और q2 की जगह भी डेल्टा ई, क्योंकि दोनों पे चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज डेल्टा ई होगा क्या, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। देखो इस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर, जो कि हो गया g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1.67, सॉरी g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू 6.67 into 10 पावर -11, और मास की वैल्यू, दोनों का मास सेम है, मास कह रहा है 1.67 10 इंटू 10 पावर -27 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि दोनों सेम है, और डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दें क्या? इन दोनों को इक्वेट कर दो, सामने सामने रख दो, बहुत आसानी से देखिए हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास बेटा डेल्टा ई का स्क्वायर, ये वाला, और नीचे डी स्क्वायर है, और ये हो गया 6.6 इंटू 10 पावर -11 इंटू 1.67 का स्क्वायर इंटू 10 पावर -27 का स्क्वायर करेंगे
27 into 2 how much 54 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अभी तो हो सकता है आपने कैलकुलेटर यूज कर लिया हो। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन एग्जाम विदाउट कैलकुलेटर। तो सबसे पहले पावर को निपटाते हैं। देखिए डेल्टा ई का स्क्वायर मुझे मिल गया। पावर देखते हैं बेटा जरा, पावर कितना आ रहा है। इधर मैं देखूं तो 6.6 इंटू 1.6 के स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 10 पावर माइनस 54 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9। यही आ रहा है क्या? एम आई राइट? अब देखिए पावर देखें, अगर हम बेटा पावर देखें तो डेल्टा ई का स्क्वायर देखेंगे तो अब देखो यहां से ना जरा कुछ रेशनलाइज कर दो। 6.6 इंटू 1.6 के स्क्वायर अपॉन 9। पावर बताना ये माइनस प्लस 9 ऊपर जाएगा, -9 बन जाएगा क्या? तो मुझे मिल जाएगा -11 -54 -9। ऐड करिए बेटा जरा इन सबको, कितना आ रहा है? 54 प्लस 11 65 और 65 प्लस 9 74 आ रहा है क्या? यस सर। -74 आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं निकालनी है, बस एक रफ वैल्यू निकाल लो। तो रफ वैल्यू निकालने के लिए मैं अगर पूछूं आपसे कि 6.6 1.6 का स्क्वायर कितना होता है लगभग बताइए। 1.6 का स्क्वायर 1.96। वेरी गुड। तो 6.6 इंटू 1.96 आ गया। और नीचे कितना है बेटा? 9 है ना। तो अगर मैं 6.6 को लगभग 7 मान लूं और इसको 2 मान लूं तो क्या मुझे 7 इंटू 2 अपॉन, देखो एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, एक आइडिया लीजिए, क्या 7 इंटू 2 अपॉन 9 कर सकते हैं लगभग? और ये बन जाएगा 7 जब 14 अपॉन 9। तो 14 अपॉन 9 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 1.6 के करीब हो जाएगा, जिसको 2 माना जा सकता है क्या? 2 माना जा सकता है अप्रोक्सीमेटली? 2 मान लें Yes, sir. क्योंकि हमको ऑर्डर, तो हमारे पास डेल्टा ई का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 पावर -74। अब इसका रूट लेते हैं बेटा, रूट। अब देखिए 2 को हम इग्नोर करते हैं, 2 को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर। अब देखिए आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 को हटाइए जरा, 74 का रूट करेंगे तो इसका रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 से डिवाइड, हाँ -36 -36 आ गया। और 2 का रूट लेंगे तो 1.41 आ गया समथिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? अंडर रूट 2 कितना होता है बेटा? 1.4। तो जो ऑर्डर आ रहा है वो 10 पावर -36 के अराउंड आ रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही लग रहा है आप लोग? समझ में आई क्या? 37 Yes, sir. हाँ -36 के अराउंड आ रहा है। तो अब जो सबसे करीब इसका आंसर होगा वो मैच करिए, कौन सा है? Sir, B उसने option. क्यों? वेरी गुड। B क्योंकि option. उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है इज द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर बताइए, सिर्फ ऑर्डर बताइए, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए तो देखिए नीट का कैसा प्रॉब्लम है, आपने सबको देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोलम्बिक फोर्स के बराबर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेट करके, और ये सारा लॉजिक लगाया था। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और कैसे एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के एक रफली आइडिया निकालेंगे, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आप इसको नोट करिए प्लीज जल्दी से। आई होप ये चीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चले आगे। Sir, लिख रही यस सर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसने आपको बेसिक आइडिया दिया कैसे कोलम्बिक फोर्स और ये सारी चीजें होती हैं और कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली। चलिए आप एक और प्रॉब्लम की तरफ, लेट अस मूव ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम जो हमने लास्ट क्लास में दिया था। अब आपसे हम एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस बाद में करेंगे। डेल्टा ई कैसे आया है? ओके, डेल्टा ई देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं वेदांत, आप क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम बोल दें 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस एटम पे कितना चार्ज आएगा बेटा? इस एटम पे कितना आएगा? +2 ई चार्ज आएगा क्या? क्योंकि 2 प्रोटॉन ज्यादा है और 1 प्रोटॉन पे चार्ज। ई का मतलब हाउ मच इज, इसको मैं लिखना चाहूँ तो +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है वेदांत, सभी लोग समझना। अगर मैं बोल दूं इसमें 1 प्रोटॉन, अगर हम ये बोल दें कि इसके ऊपर न्यूक्लियस के अंदर 5 + 0.1 कूलम चार्ज है और बाहर जो है -5 कूलम चार्ज है,
बुक आपने बताई थी क्या, उसमें इस तरह के बिल्कुल इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, मच मच बिगर न्यूमेरिकल्स एंड दिस। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज पॉइंट कितना वन आएगा, फाइव। +0.1, +0.1 आएगा, ठीक। इसी तरह उसमें कह रहा है हाइड्रोजन एटम आपने लिया, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या बोला देखिए, E+Δ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह रहा है -E। दोनों को जोड़ो जरा बेटा, नेट कितना होगा, E+ΔE -E, तो डेल्टा ई नहीं बच रहा है, तो एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना बचेगा, डेल्टा ई। ओके वेदांत, समझ में आया क्या आपको? ओके ठीक है, चलिए अब आते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, कूलम्स लॉ पे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। अब ये एक स्फीयर है बेटा, ये एक स्फीयर है, और इस पे कह रहा है, मैंने चार्ज दे रखा -100 कूलम, और इस पे चार्ज है मेरा +50 कूलम। नाउ आई एम गोइंग टू से दैट, ये ओके, कह रहा 50% of charge of A given to B, find percentage change in electrostatic या कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको बेटा, कूलम्बिक फोर्स में कितना % चेंज होगा, टेल मी दिस। यस। अगर कह रहा 50% ऑफ ए का चार्ज उठा के हमने बी पे दे दिया, तो कितना % चेंज होगा कूलम्बिक फोर्स में। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ 50% of charge of B is given to A, then find distance change नहीं कर रहा है, I am not changing the distance, then find percentage change। परसेंटेज चेंज पता है ना कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 इन फोर्स। ओके, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए प्लीज, जल्दी सॉल्व करिए।
ओके, तो क्या क्या आंसर है आप लोगों का? व्हाट आंसर? वेरी गुड सर, आप ही बता दो। वेरी गुड, चलिए मैं बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0%। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया 50%, तो फाइंड चेंज कितना होगा बेटा। देखिए, तो चेंज आप समझते हैं क्या होता है? चेंज मतलब पहले चेंज अपॉन परसेंटेज में बताना है। तो लेट अस सी सर सेकंड का। देखिए ए ऑप्शन देखते हैं, पहला ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं जरा। बहुत आसान प्रॉब्लम है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले इसको देखिए। कह रहा है 50% उठा के ए का बी पे डाल दिया, तो इसमें पहले 100 कूलम था, -100। इसका 50% ले जाओगे, 50% मतलब कितना हो बेटा, जल्दी बताना। 50% मतलब -50%, -50 -50 कूलम। तो इस पे पहले से 50 था और -50 डाल दिया, कितना हो गया? 0 कूलम हो गया। ये तो सर इसका 0 मतलब अब ये वाला हो गया -50 कूलम और ये वाला हो गया 0 कूलम। क्या इनके बीच में चार्ज होगा बेटा? क्या इनके बीच में चार्ज होगा? नो सर। सॉरी, चार्ज, इनके बीच में कोई फोर्स चलेगा? अब तो ये न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल हो गया। अब अगर देखिए, एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक 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 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या कोई फोर्स होता है? इंडक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? इंडक्शन। मैंने आपसे बताया था ना, अगर दो ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल है, जैसे कंघी रगड़ के, लेकिन वो तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट क्लोज हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया रहता है कि दूर है, तो अब हमारा फोर्स क्या हो गया? न्यू फोर्स क्या हो गया बेटा? 0। न्यू फोर्स क्या हो गया? 0। अच्छा, पहले फोर्स कितना था? पहले फोर्स कितना था हमें नहीं पता। पहले फोर्स था मान लो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर, F1 मान लो। तो अब आपसे पूछे व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स है कितना बेटा? बोलो ना जल्दी यार, न्यू फोर्स कितना सर है? 0 आ रहा है। 0 न्यूटन फोर्स आ रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में न्यू फोर्स नहीं पूछा है, आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है। तो देखिए चेंज क्या होता है, इसको मैं इसको F2 मान लेता हूँ, F2 मान लेता हूँ। परसेंटेज चेंज पूछा है बेटा, F2, और इसको मान लो F1। तो देख समझिए, परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज चेंज होता है, चेंज कितना हुआ अपॉन ओरिजिनल, यानी इनिशियली कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो होता है मैथ्स में परसेंटेज का मतलब। आई होप यू रिमेंबर दिस। Yes, sir. तो अब देखिए चेंज कितना है बेटा, अगर मैं F1 को कुछ भी मान लूं, तो F2 तो 0 है। अच्छा, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, चेंज का मतलब हुआ F2 माइनस F1 अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। क्या यही फॉर्मूला लगाना है मुझे परसेंटेज चेंज निकालने के लिए? बोलिए, Yes, F2 sir. माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100, यही करना है बेटा? बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब चलिए परसेंटेज चेंज हम निकालते हैं, F2 परसेंटेज चेंज, तो F2 तो 0 हो गया, 0 माइनस F1 अपॉन F1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या ये माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100 आ गया? F1 F1 कैंसिल, क्या ये माइनस 100% आ रहा है क्या? यस सर। इट मीन्स ये 100% डिक्रीज हो गया। माइनस का मतलब क्या हुआ? 100% डिक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर पहले मान लो 100 न्यूटन था, तो घट के क्या हो गया? 0। पहले अगर 50 न्यूटन था, तो घट के क्या हो गया? 0। आई होप आपको ये आंसर क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 100% चेंज होगा और डिक्रीज होगा। 100 अगर वैल्यू पूछेंगे तो कितना है? 0 न्यूटन। लेकिन अगर परसेंटेज पूछेंगे तो कितना है बेटा? हाउ मच परसेंटेज? 100% डिक्रीज। 100% डिक्रीज, ये आंसर होगा। ओके, 100% क्या होगा? डिक्रीज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी का बताइए जरा। 100%, किसी का आंसर 100% डिक्रीज आया था? 0% नहीं होगा बेटा, परसेंटेज। सर, वो 0 मैंने न्यूटन, दिया जी फिर। हाँ जी, मैं समझ गया। 0% नहीं होगा, 0% नहीं होगा, 0 न्यूटन होगा। अब देखिए दूसरे में कह रहा है कि 50% बी का ए पे डाल दिया। दिस इज ए, दिस इज बी। इसके ऊपर कितना चार्ज है? -100 कूलम। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 50 कूलम। अब बेटा आपसे मैं कह दूं कि इसका 50%,
तो बी का 50% कितना होगा? 25 कूलम। 25 25 इट मींस इस पे जो फाइनली चार्ज आएगा इस पे है -100 प्लस 25 कूलम minus यहाँ पे बचा 75. कितना? प्लस 25 कूलम। ओके, तो दिस विल बी -75 एंड दिस विल बी 25। अब जरा दोनों का फोर्स नहीं, अगर मैं इसको F1 मान लूं, F1 क्या होगा? K Q1 की जगह 100, Q2 की जगह 50 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 5000 K अपॉन डी स्क्वायर। एम आई राइट बेटा? अब K की वैल्यू D की वैल्यू हम नहीं, हमें क्योंकि ये हमसे इससे मतलब नहीं। अच्छा, K2 F2 की बात करूं, न्यू फोर्स की बात, तो K F1 कितना है? हम अभी डायरेक्शन की बात करें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले ना, तो ये हो गया 75, ये हो गया 25 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताना 75 इंटू 25। चल मी द वैल्यू 75 इंटू 25 की वैल्यू 875। कितना? 1875। यही होगा क्या? 1875 K बाई डी स्क्वायर। ये आ गया मेरा न्यू। अब जरा मैं इनको रिलेशन निकाल लेता हूं कि F2 और F1 है क्या। F2 अपॉन F1 करके देखूं तो F2 है मेरे पास 1875 K बाई डी स्क्वायर और F1 है मेरे पास 5000। तो K बाई डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आई एम गेटिंग 1875 अपॉन 5000। ये आंसर आया मेरे पास 1875 अपॉन 5000। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। F2 बाई F1 को 1875 अपॉन, इसको 25 से डिवाइड कर दें क्या? 25 से जरा डिवाइड करके बताना। 25 200 आ गया और 25 4 टाइम्स 6 टाइम्स चला जाएगा। 6 टाइम्स चला जाएगा क्या कि 7 टाइम्स? 7 टाइम्स जाएगा ना। 7 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा? हाउ मच इट विल बी? अच्छा, इसने डिवाइड करके बता दिया सर 0.375 आ रहा है। ओके, नीरज ने डिवाइड किया, इज सेइंग सर 0.375। चलिए आपकी बात पे ट्रस्ट कर लेते 0.375 ही आ रहा है. हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू गेट F2 इज 0.375 F1. I got this as my result. ओके, ये आ गया मेरे पास। तो ये आ गया मेरे पास। तो अगर आपसे पूछता कि जो नया फोर्स है वो क्या हो गया, तो नया फोर्स विल बी 0.375 टाइम्स ऑफ F1, 0.375 टाइम्स। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज क्या होगा बेटा? तो परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू F2 चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? F2 कितना है? कि F2 की जगह में क्या 0.375 F1 माइनस F1 अपॉन F1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर, हाउ मच परसेंटेज यू आर गेटिंग। तो यू मस्ट गेट हियर, यहाँ पे आपको आएगा 0.625 F1 अपॉन F1 माइनस के साथ इनटू 100। क्या यही आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करिए 0.375 को आप माइनस करिए F1 से, आर यू गेटिंग माइनस 0.625? 62.5%। वेरी गुड। तो ये आएगा माइनस 62.5%। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ। माइनस का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बहुत आसानी से पहले आप दोनों फोर्स निकालिए, दोनों को डिवाइड करके उनका रेशियो ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कितना टाइम्स है। उसके बाद आप बहुत आसानी से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो यू आर गेटिंग 62.5% डिक्रीज। इट मींस द फोर्स विल डिक्रीज बाय 62.5%। ठीक है, तो ये रहा कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आप सभी को कंसेप्ट समझ में आया? ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर का कंसेप्ट। पहले न्यू फोर्स निकालो, ओरिजिनल फोर्स निकालो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। ओके, ठीक है, तो मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ सकता हूँ? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट होगा तो बेटा बिना झिझक पूछ लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग फेज है, धीरे धीरे चीजें बड़ी हो जाएंगी, फिर आपको समझ में आना कम होगा अगर आप शुरू में नहीं पढ़ेंगे। अब ये आ गया बेटा, हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, जिसका जो जेईई मेंस पे क्वेश्चन पूछा है, मैं उस क्वेश्चन का एक पार्ट पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये देखो, ये क्वेश्चन है, दो फोर्सेस हैं
ओके, इनके बीच में चार्जेस कुछ दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, बीच में डिस्टेंस दिए कह रहा है। अब कह रहा है इनके बीच में एक जो है मीडियम भर दिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई नीड द आंसर इन। एक मीडियम भर दिया गया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल 4। तो हाउ मच परसेंटेज चेंज इन फोर्स, हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंट चेंज हो जाएगा फोर्स, परसेंटेज चेंज इन फोर्स, फोर्स कितना परसेंट चेंज। आप जी क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूं देयर आर टू चार्जेस and initially first there is a vacuum between them, now there is a medium of dielectric constant 4, मीडियम जो भरा गया है उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो कह रहा है अब इन दोनों, पहले फोर्स कुछ और होगा, मीडियम भरने से फोर्स कुछ और हो जाएगा, कितना मैं परसेंटेज चेंज हो जाएगा फोर्स में, कितना परसेंटेज फोर्स चेंज। ओके, आप इंक्रीज और डिक्रीज के साथ बताएंगे हाउ मच परसेंटेज द फोर्स विल चेंज, 25% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, या आपका आंसर क्या है? जल्दी बताइए मुझे, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट। वही है बेटा, पहले आप F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लो और फिर वहां से आप परसेंटेज बताओ। सर Q1 Q2 की तो वैल्यू ही नहीं है। उससे बेटा मतलब नहीं है, मैंने आपसे पिछले प्रॉब्लम में Q1 Q2 जब डिवाइड करेंगे तो F2 अपॉन F1 में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। पहले आप रिलेशन तो निकालो, न्यू फोर्स और ओल्ड फोर्स का रिलेशन तो निकालिए डिवाइड करके। जैसे मैं बोलूं कि 100 था, आप 50 हो गया, तो रिलेशन तो निकालिए दोनों के बीच का। अगर आप अभी वाला फोर्स F1 मान लो, बाद वाला फोर्स F2 मान लो, तो व्हाट विल बी द, तो 75% बेटा। क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। कोई और जल्दी बताए, एनीवन, एनी अदर स्टूडेंट? यू हैव टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड स्पीड आल्सो। नोट भी करते रहना है कि फिल्ड विथ मीडियम, मैंने एक मीडियम भर दिया, फिल्ड विथ मीडियम को भरा और मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दे रहा। तो वन आंसर आई वाज गेटिंग फ्रॉम, आई थिंक, क्या नाम था बेटा आपका, हु वाज दैट, कौन था? हाँ भाई कौन था? शुभम। शुभम का आंसर आ रहा है 75% एंड ही इज करेक्ट, वेरी गुड, माशाल्लाह। मैं आपको 30 सेकंड्स का और टाइम दे रहा हूँ। F1 आपने निकाला होगा, बहुत आसान है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस। 75% इंक्रीज, ओके, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि मीडियम डालने से डायरेक्ट परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स घटता है, तो सिमरन इंक्रीज तो हो नहीं सकता। हमने आपको अभी बताया था कि अगर ये F1 है, पीछे राइट, क्या यही लिखा था हमने? बोलिए। आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो F2 क्या होगा बेटा? क्या F2 को मैं F1 अपॉन के लिख सकता हूँ क्या? बोलिए जरा। क्योंकि सब कुछ तो सेम है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, एवरीथिंग है सेम, बस मीडियम डाला। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए जरा बेटा, कैन आई राइट लाइक दिस? ओके, तो आई कैन राइट, और के कितना दिया हुआ है? 4, तो F1 अपॉन 4, जिसको मैं 0.25 भी लिख सकता हूं। तो दिस इज योर न्यू फोर्स। आपका जो नया फोर्स होगा वो 0.25 टाइम्स ऑफ द ओल्ड फोर्स होगा, घट जाएगा।
अब बताओ, जब ये मिल गया तो परसेंटेज चेंज फौरन बता दो। परसेंटेज चेंज क्या है? चेंज मींस F2 माइनस F1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। F2 कितना है? सर 1 माइनस F1 अपॉन F1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो ले -0.75 F1 अपॉन F1 into 100। F1 से F1 क्या हुआ? कैंसिल। आई एम गेटिंग हाउ मच? -70। माइनस का मतलब डिक्रीज मींस इट विल बी डिक्रीज बाय 75%। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 75% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। 75% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि फोर्स, अगर आप चाहते हैं कि फोर्स डिक्रीज ना हो तो डिस्टेंस क्या करें दोनों चार्ज के बीच का? बढ़ा दें या कम कर दें? अगर जैसे मैं मीडियम डाला, मीडियम के डालते ही फोर्स कम हो गया। अब आप चाहते हैं कि फोर्स कम ना उतना ही फोर्स रहे, तो व्हाट यू शुड डू? इंक्रीज द डिस्टेंस और डिक्रीज द डिस्टेंस? डिक्रीज द डिस्टेंस। वेरी गुड। डिस्टेंस डिक्रीज करने से बहुत अच्छा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभी पहले बताया 75% डिक्रीज। सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को ये रिलेशन समझ में आया कि सर 75% डिक्रीज हुआ कैसे? यस सर। ओके अब मैं आगे 75% डिक्रीज। सर माइनस साइन नोटिस ही नहीं किया? अच्छा कोई बात नहीं, माइनस साइन को नोटिस करिए, बिकॉज माइनस का मतलब चेंज डिक्रीज हो रहा है, प्लस का मतलब चेंज इंक्रीज हो रहा है। May I move on to the next question? Yes, sir. बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप इसको नोट करिए और मुझे आंसर बताइएगा। कह रहा है देयर आर टू चार्जेस, बेसिकली पॉइंट चार्ज है, at a distance of, for example, let me say 100 meter, okay, in वैक्यूम के अंदर वो रखे हुए 100 मीटर, ठीक है। उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा जो कि आप कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अब कह रहा है इफ ए मीडियम, अगर उनके बीच में मैंने एक मीडियम भर दिया, उनके बीच में मैंने इफ a medium of dielectric constant 16 is filled। कह रहा है कि अगर मैं उनके बीच में एक मीडियम भर दूं, पहले वैक्यूम था दोनों चार्ज के बीच में, अब उसमें अचानक से आपने मीडियम भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है। क्या कोई यूनिट होगी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? यूनिट होगी क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? यस सर। ये यूनिटलेस है, तो बस 16 मैंने नंबर बोल दिया कि इस फील्ड। तो अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, उनके बीच में क्या डिस्टेंस रखा जाए? व्हाट शुड बी द डिस्टेंस between them so that force remain same, कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो सेम ही रह जाए, so that the force remains same, कि उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो सेम रह जाए, क्योंकि मीडियम डालने से आपको पता है फोर्स घटेगा। आप उस फोर्स को चाहते हैं बराबर है, तो आपने उसके डिस्टेंस को आगे पीछे किया। क्या करूं मैं? डिस्टेंस को बढ़ाऊं घटाऊं, कितना बढ़ाऊं कितना रखूं, सो दैट द फोर्स रिमेन्स द सेम। टेल मी द, चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाएं और ट्राई टू सॉल्व। पहले 100 मीटर था वैक्यूम में, अब क्या डिस्टेंस रखूं कि आपका फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट?
कितना मीटर रखें कि चार्जेस की वैल्यू सेम है, Q1 Q2 मान लें या कुछ भी मान लें, कैंसिल हो जाएगा तो दोनों सेम है। जी। हाँ फोर्स सेम है, मीडियम डालने में के बाद भी फोर्स सेम है, तो फोर्स सेम है इसका मतलब डिस्टेंस के साथ कुछ किया गया होगा, डिस्टेंस चेंज करके तभी तो फोर्स सेम रहेगा। सर 1 मिनट रुकना। ठीक है चलिए। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों ने, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज करिए। ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, सर 100। ये मान लो 100 मीटर है ना, तभी फोर्स कितना हो गया बताओ जरा बेटा। F1 इज इक्वल टू, कितना आसान प्रॉब्लम है बेटा आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिस को अगले क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। F1 मान लो तुम K Q1 Q2 और K की जगह मैं 9 लिख सकता हूँ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या 100 का स्क्वायर। सही लिखा क्या मैंने आपको? अब मान लो तुमने मीडियम भर दिया, अब मीडियम में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको मैं एप्सिलॉन थोड़ा सा फैंसी के स्मॉल के की तरह लिख रहा हूं, ये कितना दे रखा है बेटा 16, चार्ज की वैल्यू क्या है सेम, और डिस्टेंस मैंने d लिख दिया, डिस्टेंस इज d बेसिकली, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो d है। अब वाला फोर्स हम मान लिया F2 विल बी इक्वल टू ये K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, बोलिए सही है। और आपको ये भी पता है कि ये फोर्स है F2 है वो F1 अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा क्या, बोलो, क्योंकि F2 जो है वो मीडियम वाला फोर्स है और F1 जो है वो वैक्यूम वाला फोर्स है, और जो मीडियम वाला फोर्स है वो वैक्यूम वाले फोर्स के 1/16 1 के, आपने पीछे नहीं देखा क्या, हमने यही तो लिखा था कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के से लिखिए या एप्सिलॉन आर से लिखिए। तो क्या मैंने ये बात सही लिखी है बताइए, आर यू गेटिंग दिस रिलेशन? क्या आपको ये वाला रिलेशन समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? यस टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस रिलेशन? सर समझ आ गया है। समझ में आ गया। तो देखिए मैंने अगर कूलम्ब्स लॉ निकाला तो ये निकाला और डायलेक्ट्रिक से निकाले, अब वैल्यू रख दीजिए के सर d स्क्वायर इक्वल टू F2 अपॉन F1। वेरी गुड, और F1/K की जगह लीजिए 16 और F1 की वैल्यू यहां से उठा लिया, F1 की वैल्यू है मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन 100 का स्क्वायर, अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, मुझे मिल क्या रहा है नीचे मिल रहा है 1 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू 100 का स्क्वायर। अंडर रूट ले लो जरा दोनों तरफ, इट विल बिकम 1/d इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 और 100 स्क्वायर का अंडर रूट 100, तो तुम्हें इसको मिल गया d की वैल्यू मिल गई कितना 400। 400 नहीं, तो ज्यादा हो गया ना, इट शुड बी लेस। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना बेटा, कम आना चाहिए। ये हमारे पास आएगा F1 की वैल्यू, ओके एक मिस्टेक हो रहा है इसमें, कम आना चाहिए शुड बी, तो यहाँ पे आपने अच्छा 1 मिनट
ये फोर्स रह गया, दैट टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर रखा। फिर हम डायरेक्ट्रिक में कितना रखें, F1 की वैल्यू ये रही और F2 डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ के कैसे आ रही। डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? सर कम होना चाहिए। कम होना, कम ही होना चाहिए। बढ़ के आ रहा है, देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है। लेट मी चेक। जरा आप भी देखिए कि F1 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, k q1 q2 upon r स्क्वायर। F2 की वैल्यू हो गई k q1 q2 upon डिस्टेंस के स्क्वायर। और ये है अच्छा, एक बात समझिए कि अभी अभी आपने मिस्टेक क्या किया पता है? किसी को मिस्टेक समझ में आ रहा है कि ये जो नया वाला फोर्स है 100 और यहाँ पे k की F1 की जगह के पर हुई गलती हमारी। नहीं, k की नहीं हो रही बेटा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। कि यहाँ पे F2 जो है नया वाला फोर्स है और F2 जो है वो F1 by k। लेकिन एक मिस्टेक पता है क्या हो रहा है बेटा, ये जो F1 होगा, ये F1 जो हमने निकाला वो 100 मीटर पे निकाला है। और यहाँ पे जो F1 होगा, एक मिनट में आपको लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिस्टेंस। हमने इसमें ये F1 by k नहीं होगा, F2 की वैल्यू जो है वो F1 के बराबर है। और ये जो F1 होगा ना बेटा, इसमें यहां पे मैं लिखूंगा d स्क्वायर, यहां पे 16 लिखूंगा यहाँ पे। चलिए मैं फिर से बताता हूं, देखो क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? क्या ये वाला रिलेशन, मिस्टेक बताता हूं, ये रिलेशन सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक। अब देखो F2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर हम मान लें यहाँ पे वैक्यूम होगा तो F2 को मैं लिख सकता हूं k q1 q2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस दी है और वैक्यूम भी लगा हुआ और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यही तो फॉर्मूला आता है बेटा, बताओ। यस ये किसको समझ में आया भाई? आप जो फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस और नीचे आप डिवाइड करेंगे 16 से डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से F2 की वैल्यू। बोलिए अब ये समझ में आया? मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। आर यू गेटिंग दिस कांसेप्ट? यस सर। ये वाला, क्योंकि k q1 q2 पर d स्क्वायर नहीं होगा, इट विल बी k q1 q2 अपॉन डिवाइडेड बाय k होगा, क्योंकि उसमें मीडियम लगा हुआ ना। तो k q1 q2 अपॉन d स्क्वायर, ये तो वैक्यूम का है, उसको डिवाइड कर दिया डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से। अब आपने रखा है इसको F1 के बराबर, जो कि F1 की वैल्यू हमारे पास यहां से निकली है। F1 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन 100 का स्क्वायर। अब समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ। यस सर। क्योंकि F2 तो F1 के बराबर, फोर्स को बराबर रखना है ना। अब जरा आगे इसको इक्वेट करते हैं ना, आई विल गेट द आंसर। और ऊपर से k q1 q2 k कैंसिल, q1 q2 कैंसिल, हमें जो आंसर मिल रहा है व्हाट द आंसर आई एम गेटिंग इज 16 इधर नहीं होगा बल्कि 16 किधर होगा, यहां होगा। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। तो d स्क्वायर की वैल्यू 100 स्क्वायर अपॉन 16, अंडर रूट ले लिया तो d इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, 25 मीटर हो जाएगा। इट मींस डिस्टेंस को हमें 25 मीटर करना होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, यस सर। इस तरह। तो पहले आपने मीडियम का फोर्स निकाला और इसको पुराने वाले फोर्स के बराबर कर दिया। सर नेक्स्ट स्लाइड था। अगर किसी को बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर विद मी सो दैट आई कैन हेल्प यू। सर इसको एक बार स्टार्टिंग से रिपीट ही कर दो। ओके ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि कह रहा है कि दो चार्जेस हैं किसी डिस्टेंस में वैक्यूम में। अब कह रहा है कि उनके बीच में मैंने मीडियम भर दिया जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है। अब कह रहा है मीडियम भरने के बाद भी जो फोर्स है वो पुराने वाले के बराबर है, सेम। तो हमने माना कि पुराना नया वाला फोर्स आ गया F2, तो पहले F2 की वैल्यू निकाल ली। क्या ये F2 की वैल्यू यही होगी ना? F2 की वैल्यू k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर और डिवाइड कर दे हम उसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से k से। ये F2 की वैल्यू समझ में आ रही? क्योंकि हमारे पास जब मीडियम नहीं होता है तो k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर होता है, जब मीडियम आ गया तो उसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k से डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है ये जो F2 है वो F1 के बराबर है, क्योंकि फोर्स कह रहा है रिमेन सेम, तो इस F2 को F1 के बराबर कर दिया और F1 की वैल्यू हम पीछे से लेके आ गए, दोनों को इक्वेट किया, k q1 q2 कैंसिल हुआ और हमें अल्टीमेटली ये रिजल्ट मिल गया।
ओके, समझ में आई बात? यस सर। तो पहले F2 निकाला और F1 हम पहले से निकाल चुके थे, दोनों को इक्वेट किया, फ्रॉम देयर आई गॉट आंसर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर आएगा 425 मीटर। चलिए एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, 3-4 मिनट बचे हुए हैं, इसको नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जल्दी से नोट करिएगा इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप का एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई चार्ज। ये डिवाइस यूज करते हैं पता करने के लिए कि कैसा चार्ज है और ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ओके, डिटेक्ट करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव टाइप है, नेगेटिव टाइप है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे तो गोल्ड लीव्स होते हैं, गोल्ड लीव्स मेटेलिक होते हैं। गोल्ड लीफ होने का रीजन ये होता है क्योंकि ये बहुत ही हाईली मेलेबल होते हैं, तो इनको बहुत ही वेरी वेरी थिन शीट, बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है और बहुत ही लाइट शीट। अगर आप कोई और मेटल लेंगे तो वो इतना मेलेबल नहीं होता, इसलिए बहुत पतली शीट नहीं बनाई जा सकती, तो भारी होगा। जब वो भारी होगा तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसमें करते क्या है, ऊपर एक मेटालिक कंडक्टर डिस्क है। अब फॉर एग्जांपल एक रॉड है, एक रॉड के ऊपर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको जब मैं इससे टच करूंगा तो टच करते ही ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां से ट्रांसफर होते 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 दोनों लिप्स पे आ जाएगा क्या, और जैसे ही दोनों लिप्स पे आएगा वो दोनों लिप्स क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे। यस सर। तो हम अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि बोथ हैव सेम चार्ज। रिपेल कर रहे हैं तो क्या समझ जाएंगे, सेम चार्ज था। अगर रिपेल नहीं कर रहे अपनी जगह तो हम ये मान लेंगे वो न्यूट्रल था। रिपेल का मतलब क्या हुआ, चार्ज है, और अगर वो नथिंग, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जो रॉड था वो न्यूट्रल था। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब मान लेते हैं इसके बाद हमें दूसरा रॉड नंबर 1 था, अब एक रॉड नंबर 2 लेके आ गए। रॉड नंबर 1 था, फॉर एग्जांपल दिस वाज माय रॉड नंबर 1। अब यहां से हम ले आए एक रॉड नंबर 2। अब मान लेते हैं इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज जब जाएगा तो इस गोल्ड लीफ को न्यूट्रलाइज कर देगा क्या? यस सर। जब ये न्यूट्रलाइज चले करेगा तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये पास में आएंगे, सेपरेट होंगे, फार्दर जाएंगे या क्लोज आएंगे? सर क्लोज आएंगे, अभी क्लोज आएंगे। तो आप ये समझ जाएंगे कि अब की चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। अगर मान लो इस रॉड नंबर 3 पे एक तीसरा रॉड ले आए और जिसपे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको टच करूंगा लाके तो ये गोल्ड लिप्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे या क्लोजर आएंगे? क्लोजर है। अरे भाई पहले से उसके ऊपर पॉजिटिव है और एक और पॉजिटिव डाल दिया तो सेपरेट हो जाएंगे ना? यस सर। सेपरेट हो जाएंगे। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड क्या आप ये पता कर सकते हैं कि कोई किसी रॉड या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है? आई होप आप इससे पता कर सकते हैं। तो ये काम है इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। आप अपने घर पे भी इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल देखा है क्या, जिसमें कपड़े क्लॉथ वो सब रैप करते हैं? Yes, sir. ओके, कोई मेटेलिक का रॉड लीजिएगा और उसको यहाँ से ना किसी रबर या उससे बांधे, इंसुलेटर से बांधिएगा, क्योंकि इंसुलेटर से नहीं बांधेंगे तो आप टच कर देंगे तो आपका चार्ज भी उस पर चला जाएगा ना। और उसको किसी रबर वगैरह से बांध के पकड़िएगा और आप अपने नीचे जो है आप वो एल्युमिनियम फॉयल बांध दिएगा, बहुत पतला सा बारीक सा, या एल्युमिनियम कोई बिल्कुल छोटा सा, आप रब करके उसको टच करेंगे, देखेंगे कि एल्युमिनियम फॉयल के मूवमेंट होना शुरू हो जाए। ओके, करके देखेंगे क्या इसको? यस सर। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट। एनसीईआरटी में बेटा ये फिगर दिया हुआ इलेक्ट्रोस्कोप का, देखिए जरा समझिए। आई होप आपको, देखिए ये फिगर बहुत ही आसान है। ये कार्डबोर्ड है और यहाँ से ग्लास बॉटल के अंदर मैंने सस्ता वाला, अब गोल्ड तो आप खरीदेंगे नहीं कि मम्मी मुझे 20,000 रुपया दो, मैं जा रही हूँ सोनार की दुकान से, ज्वेलर के गोल्ड स्मिथ की दुकान से ले आऊंगे सोना और मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, कि हो पाएगा?
No, sir. So you cannot do the experiment with the gold file, but you can do that with the aluminium file. तो aluminium file लाइएगा, अपने बाल पे रब करिएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट को लीजिएगा, रब करके देखिएगा कि उनके बिहेवियर में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, हो पाएगा। ओके बेटा अविनाश, हो जाएगा तो वीडियो बना के भेज देना हमको। ओके, गोल्ड फाइल खोला। सर आपका नंबर ही नहीं है, वीडियो कैसे भेजेंगे? अच्छा मेरा नंबर नहीं, आलम सर से मांग लीजिएगा। सर एक शायरी हो जाए। ओके, पहले ये बताइए ये फिगर आपको समझ में आ रहा? Yes, sir. Okay, so this is all about gold leaf electroscope. तो चलिए मेरी क्लास है अगली 7:15 पे 7:18 हो गया, अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम आपको सिखाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने कॉपी में। वीडियो कैसे भेजेंगे आपको? ओके ठीक है, तो आप इसको जो है प्लीज नोट डाउन इन नोटबुक। अगली क्लास में हम मिलेंगे, अभी टाइम नहीं बेटा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। अविनाश देखिए, आप ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं इसको एक लिमिट होती है, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्लास के अंदर भी नहीं रहेंगे। तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं एक लिमिट के अंदर होता है, टाइम होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट अगली बार शायरी मोटिवेशनल, हाँ जो भी होगा। नहीं अविनाश जो भी है, ओके मैं बता अविनाश, तो प्लीज बी इन लिमिट एंड नेक्स्ट टाइम आप ऐसा क्वेश्चन नहीं। तो कुछ भी पूछने का मतलब ये थोड़ी होता है आप खुद भी पूछ लोगे, इतना तो सेंस होना चाहिए ना आपको ना, टीचर से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। मैं आपसे बोलूंगा कुछ भी मांगो तो आप मुझसे ये थोड़ी बोलोगे कि मार्क्स ला के दे दो सर मुझे, इतना तो लॉजिक होना चाहिए ना। एक टीचर बोल रहा है कुछ भी पूछो, कुछ फनी सा पूछते, कुछ लिमिट में रह के पूछते। यू कैन नॉट आस्क अ टीचर अ क्वेश्चन लाइक दिस। अगर नेक्स्ट टाइम हो तो आप क्लास से बाहर होंगे, कंप्लेंट पहुंचेगी आप, और आप अपने इमेज को बहुत बुरा बना रहे हैं, ना ही मेरे साथ। यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी टीचर। ओके ठीक है, चलिए ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Okay, we'll meet in the next class. बाय सर। Bye, welcome.